भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही खास अवसर है। खास अवसर हो भी क्यों ना, आखिर 15 अगस्त 1947 को देश सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुआ था। हम देखते हैं कि तब से लेकर अब तक सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य या तकनीकी तौर पर भी भारत ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल निश्चित तौर पर की हैं। और यही वजह भी है कि आज दुनिया भारत की ओर देख रही है, उसकी बातों को सुनती है। हम देखते हैं कि बीते 75 सालों में बहुत सारी ऐसी अंदरूनी समस्याएं, कुछ ऐसी अंदरूनी चुनौतियां रही हैं जिसने भारत को फेस किया है और उससे रूबरू हुआ है और उन चुनौतियों से पार भी पाया है। और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि देश के पास आज गर्व करने के लिए बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ अफसोस जताने के लिए बहुत सारी वजह भी हैं। और हमें आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन इसके बीचों बीच सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो आज़ादी है वो आखिर है किस रूप में। और आज इस विशेष प्रोग्राम के माध्यम से हम यही इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जस हिंदी के एक बहुत ही खास प्रोग्राम में प्रोफेसर विनोद चौधरी जी, जिनको आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं, क्योंकि देश से जुड़े हर तरह के मसले, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे वो आर्थिक हों, चाहे वो एनवायरनमेंट से जुड़े क्यों ना हों, हर मुद्दे पर वो बड़ी ही तफसील से अपनी बातें रखते हैं और आप उन्हें सुन भी चुके हैं। आज इस विशेष प्रोग्राम में एक बार फिर से वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आइए उनका स्वागत करते हैं। प्रोफेसर विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। और जस हिंदी के सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं इस 75वीं वर्षगांठ की। विनोद जी, जैसा मैंने कह ही दिया कि आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन वो आज जो आज़ादी है वो आखिर है किस रूप में। हम आज़ाद हैं और मैं आपका एक अपना एक पर्सनल पर्सपेक्टिव आपका जो है वो जानना चाहती हूँ कि आपके लिए आज़ादी क्या है। मेरे लिए आज़ादी है अपने ख्यालों को अपनी मर्ज़ी से जीने की आज़ादी। मेरे लिए आज़ादी का मतलब है कि आप अपनी मर्ज़ी से खा सकते हैं, पी सकते हैं, काम कर सकते हैं, घूम सकते हैं और अपने विचारों को खुले मन से, खुले प्लेटफॉर्म पे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आज़ादी के लिए आपको सबसे पहले बेसिक्स पे काम करना रहता है। जैसे सबसे पहले ज़रूरी है कि लोगों को खाना मिले, उनको शिक्षा मिले, उनको रोज़गार मिले और उनको सारी बेसिक सुविधाएं मिले। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि देश और जनता में कंफ्यूज कर जाते हैं कि देश क्या है और जनता क्या है। हमारी जनता हमारे लोगों से ही देश बनता है। बिल्कुल। केवल आप ज्योग्राफिकल बाउंड्री से ये नहीं बोल सकते कि ये हमारा देश है और ये आज़ाद हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई विदेशी ताकत डायरेक्टली नहीं बैठी है, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पे बहुत सारी ताकतें काम कर रही हैं। और जो हमारी देश की अंदर जनता है उसका हालात क्या है और ज़्यादा जनता किस तरीके से जी रही है और उनको हम किस तरीके से अपलिफ्ट कर सकते हैं, उसके मायने क्या होंगे वो डिसाइड करता है कि आप आज़ाद हैं कि गुलाम हैं। तो आपने अंग्रेज़ों को, जो गोरी चमड़ी को रिप्लेस करके काली चमड़ी या रेगुलर चमड़ी जो हमारे देश की है उसको बैठा दिया सत्ता में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज़ाद हो गए। आज़ादी के बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारे तरीके से हम आज़ादी को समझेंगे और उसको समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में उतरना पड़ेगा। हमारी जनता की स्थिति क्या है, वो कैसे जी रही है, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार विनोद जी, यहाँ पे कैसे हैं। नागरिक की बात कर रहे हैं ना, जब नागरिक कहते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि जैसे भारत में सभी नागरिक सामान्य हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। आज की जो परिस्थितियाँ कहती हैं। एक सवाल, खैर आपने ये बता ही दिया कि आपके लिए आज़ादी क्या है, लेकिन एक्चुअल में जो हमें आज़ादी मिली है वो आज आज़ादी किस रूप में है, क्योंकि आपने डीपली कहा ना, इन डेप्थ जाने की आज ज़रूरत है, तो इसे थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिएगा। देखिए, क्वालिटेटिवली देखेंगे या क्वांटिटेटिवली, आप नंबर को देखेंगे या फिर आप असल में देश में हो क्या रहा है उसको देखेंगे। तो आज़ादी, बहुत सारे लोग जो अपर तबके के हैं, जो अमीर लोग हो गए हैं या फिर देश में इन्फ्लुएंशियल हैं, पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वकील हैं, ये सब मिला के 4% होंगे, 5 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इन सारे लोगों के लिए आज़ादी के मायने अलग होंगे। बिल्कुल। और इससे बीच वाले, जो जिनको हम मिडिल क्लास बोल रहे हैं, इससे नीचे का तबका है, उनके लिए आज़ादी के मायने अलग होंगे। और जो सबसे नीचे की लोग हैं
जो सबसे गरीब हैं, जो 70 से 75% हमारे देश की जनसंख्या को कंस्टिट्यूट करते हैं, उनके लिए आज़ादी का मतलब आज भी रोटी है। उनको अगर ढंग से रोटी मिल जाए, ढंग से शिक्षा रोजगार मिल जाए, तो वो अपने आप को आज़ाद महसूस करेंगे, जो हो नहीं रहा है। हमारे पूर्वज, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे जो राजनेता थे, हमारे जो राष्ट्र नेता थे, उन्होंने जिस आज़ादी के स्वरूप का सपना देखा था, क्या आपको लगता है कि वो आज साकार हो गया है? देखिए, वो बहुत छोटे रूप में तो साकार हो गया है। कैसा जो छोटा रूप? अपर तबका है, अपर मिडिल क्लास और जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके लिए आज़ादी है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो आज़ादी इतनी आसान भी नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस रिटायर हुए, उन्होंने भी कहा कि अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो कोर्ट में देखना भी आपके लिए गुनाह है। उन्होंने ये स्टायर के तौर पे कहा। तो ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय है। और अगर आपको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, इन सब के लिए आपके जेब में मोटा पैसा हो तभी आप वो हासिल कर पाएँ, इसका मतलब है कि पूर्ण आज़ादी तो नहीं मिली है। ठीक है। और हमारे देश की 90% से ज़्यादा जनसंख्या 25,000 रुपये से कम कमा रही है। अगर वो 25,000 से कम में वो न्याय खरीदेगी, शिक्षा खरीदेगी, रोजगार खरीदेगी, या क्या अपना बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे वो? तो इतने, और पैसे का भी मूल्यांकन घटता जा रहा है, पैसे का मूल्य घटता जा रहा है डॉलर के मुकाबले में, अगर आप देखते हैं तो हर रोज आपका जो इनकम है वो उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है। और बाकी तमाम सारे जो मुद्दे हैं वो भी आपके फेवर में नहीं है, मेजॉरिटी के फेवर में नहीं है। तो एक छोटे तबके के लिए बिल्कुल बढ़िया आज़ादी है, और एक बड़े तबके के लिए अब भी उनको जो बाकी तमाम सारी बेसिक सुविधाएं हैं उनमें सुधार की बहुत बड़ी गुंजाइश है। हम आज का ये जो हमारा विषय है उसमें बहुत सारी चीज़ें विनोद जी शामिल हैं, और मैं उसे हर लिहाज से समझना चाहती हूँ, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे वो संवैधानिक तौर पर भी हो। एक सवाल इससे जो जुड़ा हुआ है वो संवैधानिक तौर पर भी है। संवैधानिक तौर पर भी बहुत साल पहले जो एक परिकल्पना की थी, उसका स्वरूप आज कैसा है? देखिए, परिकल्पना तो बहुत अच्छी थी, उसमें कोई शक नहीं है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट है, लेकिन धरातल पे उसके जो इम्प्लीकेशंस नज़र आने चाहिए वो नहीं नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो बोल रहे हैं कि अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो न्याय के लिए आप मत आइए। तो वो जो बातें बोल रहे हैं उसका सीधा सीधा मतलब है ज़्यादा बड़ी जनसंख्या को आज भी बेसिक सुविधाओं से वंचित है वो। और प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट था कुछ 2-4 साल पहले का कि 2022 तक हर आदमी को छत मिल जाएगी, हर परिवार को छत मिलेगी, लेकिन वो साकार नहीं हुआ है। दूसरा मुद्दा है भुखमरी का। आपको लग रहा होगा कि देश में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, हमारे एफसीआई के गोदाम भरे पड़े हैं, लेकिन 19 करोड़ से ज़्यादा लोग, मैं फिर से रिपीट करूंगा, 19 करोड़ से ज़्यादा लोग आज भी खाली पेट सोते हैं। और हमारे देश में 4,500 बच्चे आज भी कुपोषण, मेल नरिशमेंट या अंडर नरिशमेंट की वजह से, हर रोज भुखमरी की वजह से उनकी जान जाती है। आपने एक देखा होगा, छोटा सा वीडियो आया था कि वो लड़की भात भात करते हुए, चावल चावल चिल्लाते हुए वो जान दे देती है। और उसके बाद में जो प्रशासन है वो लिपापोती कर देता है। इस तरीके से काम नहीं चलने वाला है। हमें अपनी जनसंख्या को संभालना पड़ेगा। जो सबसे निचला तबका है उसको भी ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो भी आज़ाद हैं और वो भी मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए आपको जो बेसिक सिस्टम है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। बेसिक सिस्टम में सबसे पहले आता है कि आप इंश्योर करें फूड सिक्योरिटी को। आप हर पेट में खाना हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी मतलब सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार अगर हमारे लिए कर रही है तो वो कोई एहसान नहीं कर रही है, ये काम है सरकार का, इसीलिए उनको चुना गया है। लेकिन असल में हो क्या रहा है कि कोई भी सरकार आती है, अपना टाइम पास करके निकल जाती है, और जो गरीब लोग हैं उनकी सिचुएशन में कोई सुधार नहीं आता है। तो अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो हमारा देश कहने को तो आज़ाद है, बाहरी शक्तियां डायरेक्ट हमारे सर पे नहीं बैठी हैं, लेकिन इनडायरेक्टली राज उन्हीं का चल रहा है। आप पॉलिसी की बात करेंगे तो समझ में आएगा कि कोई भी पॉलिसी उठा के देख लीजिए, चाहे फार्मर्स के लिए जो 3 बिल आए थे, उनको अगर आप ढंग से समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड करके भेजा था कि इंडियन फार्मर्स को किस तरीके से बर्बाद किया जाए ताकि इंटरनेशनल मार्केट यहाँ उनके लिए ओपन हो जाए और वो अपना सामान यहाँ पे बेच पाएँ।
वही चीज़ है ना कि आज हम नागरिक के तौर पर कहते हैं ना कि नागरिक से समाज और समाज से एक देश बनता है, लेकिन फिलहाल हम एक जो परिकल्पना और उसके एक स्वरूप और धरातल में उसे किस तरीके से उतारा गया, उन तमाम चीज़ों को आज हम उसे एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल फिर वहीं से खड़ा होता है कि आज फिर एक प्रत्येक नागरिक या एक प्रत्येक व्यक्ति जो है वो आखिर है कहाँ पे, कहाँ पर खड़ा है, वो क्या है उसका स्वरूप। और आज़ादी की जब बात आती है तो उसके लिए जो ये आज़ादी है वो आखिर है कहाँ पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए फ़िलहाल रुक रहे हैं, ये विशेष प्रोग्राम हमारा यूं ही जारी रहेगा। भारत को चाहिए आज़ादी के इस विशेष प्रोग्राम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं, और स्वागत हमारे सोशल एनवायरमेंटलिस्ट प्रोफेसर विनोद चौधरी जी का भी। प्रोफेसर साहब, आज हम हर मसले को आज सिंहावलोकन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्योंकि हम उन तमाम मसलों को थोड़ा और इन डेप्थ जाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक तौर से जुड़े हों, सामाजिक तौर से जुड़े हों या फिर राजनीतिक तौर से जुड़े हों। एक सवाल जिसका मैं संक्षिप्त में आपसे ये इसका उत्तर जानना चाहूँगी कि आज क्योंकि हम ब्रेक में जाने से पहले कह रहे थे कि एक नागरिक से ही समाज बनता है और समाज से ही हमारा देश बनता है। ऐसे में प्रत्येक नागरिक ने, चाहे वो किसी भी तबके का क्यों ना हो, क्या उसने खोया है और क्या उसने पाया है आज़ादी के मायनों में? देखिए, आज़ादी के मायने आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक है कि आप असल में डेटा क्या बोल रहा है, ठीक है, पॉलिसी क्या बता रही है और असल में हो क्या रहा है। उसके बाद में दूसरा पहलू है कि आप इमोशनल तरीके से चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। इमोशंस में अगर आप जाएंगे तो बोलेंगे कि सब आज़ाद हैं, सब खुश हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं, सभी नागरिक समान तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है, सभी किस्म के सुविधाएं उनको मिल रही हैं, और बाकी 50 किस्म के जो राजनीतिक विश्लेषण है वो हम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन डेटा और पॉलिसी ये बोल रहा है कि हमारे नागरिकों की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ख़राब लेवल पे आज के दिन है। जैसे मैं आपको एक इंडेक्स की बात करूं, इंटरनेशनल ग्लोबल हैंगर इंडेक्स, उसमें हमारा 116 कंट्रीज में से 101वां नंबर है। हाँ। और हमसे बेटर पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और ये हाल ही की कंट्रीज रिपोर्ट है। हाँ, हाँ। तो ये डेटा है। हाँ। डेटा को आप नकार नहीं सकते हैं। हाँ। पर इसे तो नकारा जा रहा है ना। नकारेंगे कैसे जब आप ग्राउंड रियलिटी करेंगे। मैं तो फील्ड वर्क करता हूँ। हाँ। हर रोज हजारों लोगों से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, तो साल में हजारों लोगों से मुलाकात होती है, तो उसका कंक्लूजन हमें दिखता है कि गांव में क्या चल रहा है, झुग्गी बस्तियों में क्या चल रहा है, गरीब लोगों की जिंदगी कैसी चल रही है। तो अगर आप डेप्थ में जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। और उसके साथ में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही नेशनल हेल्थ सर्वे का डेटा है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि 4500 से ज़्यादा बच्चे हर रोज़ भुखमरी के शिकार होकर मर रहे हैं या उनको गंभीर बीमारियां हो रही हैं। और उनके पेट में अगर खाना नहीं है तो वो किस तरीके से सरवाइव करेंगे, किस तरीके से वो अपनी आने वाली ज़िंदगी को गुजारेंगे। तो वो देश के लिए बर्डन होंगे या देश के लिए रिसोर्स होगा। हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या देश के लिए बहुत बड़ा रिसोर्स हो सकती है, बिल्कुल, बशर्ते कि उनको ढंग से मैनेज किया जाए, टाइम पे उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दिया जाए, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा रिसोर्स है। प्रोफेसर साहब, मैं जब आपकी बातों को सुन रही हूँ, क्योंकि अनायास भी हम एकाएक जब कभी बैठे होते हैं तो सामने टीवी चल रहा होता है या अखबार के माध्यम से हम तमाम सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते हैं। हम ये कहते हैं अपने आप से कि ये क्यों हो रहा है, और तब अंदर ही अंदर हम अपने आप से ये कहते हैं कि अंदर इतनी सारी एक लेयर्स हैं, इतनी सारी कड़ियाँ जुड़ चुकी हैं, जब तक हर एक परत को हम खोलेंगे नहीं और वो भी पूरे सच्चाई के साथ, तब तक जो चीज़ें हैं वो सुधरेंगी नहीं। फिर चाहे वो समस्या कोई भी क्यों ना हो, बेरोजगारी हो, भुखमरी हो। बिल्कुल, देखिए, मैं एक रिसर्चर हूँ और मैं हमेशा डेटा, पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी तीनों को साथ में रख के देखने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आज़ादी के 75 साल जो हम मना रहे हैं आज के दिन, उसमें कुछ हुआ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। बहुत अच्छे एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन खुले हैं, बिल्कुल, जिनमें आज के दिन टीचर नहीं है, वो अलग बात है जी। बहुत अच्छे खेती के प्रोग्राम चले हैं, जिनकी वजह से हमारा फूड सिक्योरिटी बहुत अच्छे से हमारे किसानों ने मेंटेन करके रखा हुआ है। और वो हर चीज़ हमारे किसान उगा देते हैं, जो हम उनसे पूछेंगे, बोलेंगे, वो उगाने के लिए तैयार हैं। और क्वालिटी और प्रोडक्शन के क्वांटिटी में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको दाम नहीं मिलता है। तो 2000 किसान हर रोज खेती छोड़ के शहरी मजदूर बनने को मजबूर हैं। तो आपने क्या किया, एक बहुत अच्छा रिसोर्स को वहाँ से डाइवर्ट कर दिया जहाँ पे उनकी एक्सपर्टीज थी। खेती करना किसी मूर्ख आदमी या फिर
ऐसे अनस्किल्ड बंदे का काम नहीं है जो कोई भी कर लेगा। ठीक। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटेंस उसकी नॉलेज चाहिए। तो उनके पास अगर नॉलेज और वो इंटेंसिटी है उनके अंदर, तो क्यों नहीं उसको खेती में ही रोज़गार दिया जाए। लेकिन हम क्या रहे हैं, खेती को धीरे धीरे बर्बाद करते जा रहे हैं। इसी तरीके से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमने इतने अच्छे बनाए, लेकिन उनमें टीचर्स नहीं है। आईआईटीज़ में 46% पोस्ट खाली पड़ी हैं। जिस यूनिवर्सिटी में, ये हमारी देश की महान यूनिवर्सिटी है, आज़ादी से कहीं पहले ये चालू हो चुकी थी, लाहौर से ये उठ के यहाँ पे आई है, ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे 50% से ज़्यादा टीचर्स की पोस्ट खाली पड़ी है। और 50% से ज़्यादा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि और स्टूडेंट का जनसंख्या 3 गुना बढ़ गया है और टीचर का जनसंख्या 4 गुना घट गया है। तो इसका मतलब है कि ये हम मात्र 20-25% फैकल्टी के बेसिस पे काम कर रहे हैं। शिक्षा दे रहे हैं। तो आप पूरे देश का डेटा उठा के देखिए, हर स्टेट के स्कूल का बुरा हाल है। पंजाब ने मेरे ख्याल में 900 स्कूल बंद कर दिए हैं, हरियाणा ने 800 स्कूल बंद कर दिए हैं। तो ये स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को बंद करने का जो सिलसिला है, ये हमें कहाँ पे लेके जाके छोड़ेगा। तो नेताओं के लिए जो ग्रीन पोस्चर है वो बहुत बड़ा अवेलेबल है, क्योंकि नेताओं को ऐसी जनसंख्या चाहिए जो उनसे ज़्यादा सवाल ना पूछे, जो उनसे लॉजिक और रैशनैलिटी और साइंटिफिक टेम्परामेंट से बात ना करें। वो इमोशंस की बात करें कि आज़ादी का महोत्सव है, आप तिरंगा फहराइए, आप ये कीजिए, आप मोमबत्ती जलाइए, दिया जलाइए, अच्छी बातें हैं, ये करते रहिए। लेकिन उसके साथ साथ में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो करना है वो ये कि देश की जनता को शिक्षित करें, उनके पेट में खाना डालें, उनको मजबूर ना करें कि आप तिरंगा खरीदेंगे या फिर आप राशन खरीदेंगे। जैसे अभी हरियाणा से कुछ रिपोर्ट आई थी, वो वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं कि वो महिला बोल रही है कि मेरा 5 किलो राशन इन्होंने नहीं दिया क्योंकि तिरंगा खरीदने के पैसे मेरे पास नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ स्कूल की वीडियोस भी सामने आई, वायरल हुई बहुत काफी, जहाँ सारी पर बच्चों को घर से कहा गया कि आप 10-20 रुपए लेकर आइए और तिरंगा खरीदिए। चंडीगढ़ में ऑटो वालों के साथ में कल हम बात कर रहे थे, ऑटो वालों के साथ में, तो वो बोल रहे हैं कि हमें ज़बरदस्ती 20 या 50 रुपए में तिरंगा बेचा जा रहा है और हमें खरीदना हमारी मजबूरी है, नहीं खरीदेंगे तो चालान काटे जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको कंपेल किया जाएगा कि आज़ादी आपको कैसे मनानी है, तो आप आज़ाद कहाँ हुए। बहुत सही। आपको आज़ादी मनाने के तौर तरीके आप ही डिसाइड करेंगे, सरकार या फिर कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन या दूसरे लोग आपके लिए डिसाइड नहीं करेंगे। ये आप अपनी मर्जी से एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, तभी आप आज़ाद हैं। आज़ादी फिर हमें चाहिए भुखमरी से, आज़ादी हमें चाहिए अशिक्षा से जी, और आज़ादी हमें ऐसे ढकोसलों से भी। बिल्कुल। देखिए, पाखंड के कई सारे लेवल होते हैं और पाखंड सरकारी भी हो सकते हैं, दरबारी भी हो सकते हैं और भी कई सारे लेवल पे हो सकते हैं। तो पाखंड का एक भांडा फूटता है कुछ साल में जाके, और तब तक वो सरकारें, वो लोग अपना काम करके, अपने पैसे बना के, अपने कॉरपोरेट को बड़ा करके निकल जाते हैं वहाँ से। लेकिन जनता का तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उन सब चीज़ों से। तो अगर आप जार्गन के बेसिस पे चाह रहे हैं कि देश चलाया जाए, तो वो नहीं चल पाएगा। क्योंकि मैं मदर मोर्टिलिटी और चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट के डेटा देख रहे थे, वो भी हमारे ठीक नहीं है। इसके साथ साथ में जो बच्चे पैदा करने के टाइम पे खून का लेवल जो महिलाओं में होना चाहिए, वो भी 50% ऐसी महिलाएं हैं जो एनीमिक हैं। तो अगर इस तरीके से हमारी जनसंख्या होगी जिसके पेट में ढंग का खाना नहीं है, खून प्रॉपर नहीं है, बॉडी का स्केलेटन पूरा डेवलप नहीं होता है 50% जनसंख्या का, क्योंकि उन्होंने बचपन में ढंग का खाना नहीं मिला उनको, उनकी हाइट कम रह जाती है, स्टंट ग्रोथ के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर ऐसी जनसंख्या को हम बढ़ा के और हम बोलें कि ये जनसंख्या हमारे लिए एक रिसोर्स के तौर पे काम करे, तो वो नहीं कर पाएगी। हमें एग्जाम्पल उठाने पड़ेंगे उन देशों से जो असल में अपनी जनसंख्या को अच्छा बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे जापान है, स्वीडन, डेनमार्क है और ये तमाम सारे कंट्रीज़। तो उनसे अगर हम एग्जाम्पल उठाना चाह रहे हैं तो हमें उनकी पॉलिसीज़ को कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। क्योंकि आप यहाँ पर जन कल्याणकारी योजनाओं की भी बात कर रहे हैं, तमाम नीतियों की बात आप शुरुआत से लेकर अभी तक कर रहे हैं। मैं एक ब्रेक में जाने से पहले वो सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी कि हम देखते हैं कि दशकों से जो पुरानी सरकारें भी रही हैं, वो कई जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई, कई नीतियाँ लेकर आई, चाहे बात करें राइट टू इन्फॉर्मेशन की हो, चाहे बात मनरेगा की हो, चाहे बात राइट टू एजुकेशन की हो। आज इन सब का फिर स्वरूप क्या है? क्योंकि आपका एक वर्क है कि उन तमाम प्लान्स को एक्शंस में कैसे उतारना है और आप उसमें माहिर हैं। आप इसे किस तरीके से देखते हैं?
जो पुरानी जन कल्याणकारी योजनाएं देखिए, थी? जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं वो बनाई अच्छी इंटेंशन से जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब उनको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो वो सरकारी लाल फीताशाही में इस कदर फंस जाती हैं कि जिनके लिए वो पॉलिसी बनी है उनको पता ही नहीं होता है कि ऐसी कोई पॉलिसी है। मैं जैसे ग्राउंड रियलिटी पे चेक करने के लिए जाता हूँ गांव देहात में, तब पता लगता है कि उन गरीबों के लिए, किसानों के लिए जो जो स्कीम आई होती हैं उनको या तो पता नहीं होता है या उन स्कीमों में डूज एंड डोंट्स, इफ एंड बट्स इतने ज़्यादा लगा दिए जाते हैं कि वो जनता उसको अवेल नहीं कर पाती है, या डॉक्यूमेंटेशन इतना ज़्यादा होता है। फिर सरकारी ऑफिस में भ्रष्टाचार का एक मसला बहुत बड़ा है। इंडिया में भ्रष्टाचार का इंडेक्स देखेंगे तो दुनिया में हम टॉप की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब है कि पॉलिसी अच्छी बनती है, इंटेंशन अच्छा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे वो लागू नहीं होती हैं। ज़्यादातर योजनाएं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती हैं। जैसे मैं एक सिंपल योजना का आपसे जिक्र करूं कि नमामि गंगे योजना, जो गंगा नदी को साफ करने नमामि की, गंगे, हाँ। तो नदियों को आपको साफ करने का जरूरत नहीं है। साफ करने पे नदियों को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस उनको गंदा करना बंद कर दीजिए। Exactly. एक सीजन में वो अपने आप को साफ कर लेंगे, साफ हो जाएंगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे पैसा खाने के लिए हम नदी को साफ करेंगे, हम उसको साफ करेंगे, इसको साफ करेंगे। और एक और मैं बात कहूँ जो पाखंड से भी जुड़ी हुई है, जिन चीज़ों की पूजा की जाती है उन चीज़ों को उतना ही ज़्यादा बर्बाद किया जाता है। हिंदुस्तान में गाय की पूजा की जाती है, गायें अभी पॉलिथीन खाती हुई घूम रही है। नदियों की पूजा किया जाता है तो नदियों का हाल देख लीजिए। महिलाओं की पूजा की जाती है तो महिलाओं के डेटा उठा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। आज ही के अखबार में है कि कश्मीर में भी जो डाउरी डेथ हैं उनमें लगभग 40 to 50% इजाफा हो रहा है। जो पहले रिकॉर्ड नहीं होती थी अब रिकॉर्ड में आना चालू हो गई है। तो सिचुएशन बहुत गंभीर है। हमें परिस्थितियों को रिसर्च के माध्यम से समझने की कोशिश करनी होगी, ना कि हवा में बातें करके। हवा में बातों से ग्राउंड रियलिटी आपके सामने क्लियर नहीं होगी। लेकिन कैसे होगा ये सब? और जो आज इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या वो इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ हैं? क्या उनके संज्ञान में नहीं हैं ये चीज़ें? देखिए, जो नेतृत्व करते हैं वो लोग स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि हम जनता के लिए ये करेंगे, हर गरीब आदमी के लिए ये करेंगे, और वो बहुत बड़े लेवल पे लोगों को प्रोमिसेस करते हैं, फ्री बीज बांटने की बात करते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री अभी बोल रहे हैं कि फ्री बीज हमें नहीं देना चाहिए। अच्छी बात है, नहीं देना चाहिए। आपको लोगों को एम्पावर इस लेवल पे कर देना चाहिए कि वो अपने लिए अपना साजो सामान जुटा पाएं। तो प्रधानमंत्री जी का ये स्टेटमेंट है कि वो बोल रहे हैं 2022 तक हम हर किसी को घर दे देंगे। आज तक तो नहीं मिला है, 2022 तो आ चुकी है। वो बोल रहे थे किसानों की इनकम हम 2 गुना कर देंगे, 4 गुना कर देंगे। आज तक तो इनकम दोगुनी हुई नहीं है, आधी हो गई है। मैं किसानों से बात करता हूँ, वो खेती छोड़ रहे हैं, सुसाइड करने को मजबूर हैं। अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि आप खेती में बिल्कुल मत आइए, चाहे 4 पैसे की नौकरी मिले, आपको चपड़ासी बनना पड़े तो बन जाइए। तो अगर इस तरीके से चलता रहा तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जो पॉलिसीज़ और जो वादे सरकारें या पॉलिटिकल पार्टीज हमसे कर रही हैं वो जस्टिफाइबल हैं। वो जब सरकार बना लेते हैं उसके बाद में वो किसी कॉरपोरेट की गोद में जाके बैठ जाते हैं। जी। मैं डेटा देख रहा था, अंबानी साहब का 400% धन दौलत बढ़ चुका है पिछले कुछ सालों में। जी। अडानी का डेटा देखेंगे तो वो 1835% बढ़ चुका है। अगर 1835% किसी की धन दौलत बढ़ रही है तो वो सरकार की शय के बगैर नहीं बढ़ सकती है। ठीक है। लेकिन जनता की जो रोजमर्रा की कमाई है वो घट रही है, रोजगार घट रहे हैं। कोरोना के नाम पे लाखों लोगों को आपने सड़कों पे धक्के खाते देखा होगा। तो हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं या मुट्ठी भर कॉर्पोरेट के लिए। और आप टैक्स रिबेट देखिए, आप मात्र 100 कंपनियों को टैक्स रिबेट दे रहे हैं। आप किन किन कंपनियों को बड़े लेवल पे लोन दे रहे हैं वो निकाल के देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी में कितना बड़ा फर्क है। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तुरंत लौटेंगे इस विशेष प्रोग्राम वास्तविक आज़ादी को लेकर। भारत को चाहिए वास्तविक आज़ादी के इस विशेष प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और इस विशेष अवसर पर एक बहुत ही खास कहें ये जो पेशकश है हमारे सभी व्यूअर्स के लिए, और बात वास्तविक आज़ादी की हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें विभाजन के साथ ये आज़ादी मिली है, और उस विभाजन की ही वजह से देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूभाग जो है वो दूसरे देश में चला गया। हमने कई लोगों को उस वक्त खोया भी, और
कश्मीर हो या साइचिन हो, इन सब में हमें अपनी ज़मीनें भी खोनी पड़ी हैं, बहुत से लोगों को खोना भी पड़ा है। और आज यही वजह है कि ये जो एक विभाजन हुआ उसकी वजह से आज देश को अपनी हर तरह की सीमाओं की जो है वो रक्षा भी करनी पड़ रही है। और हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि जब बात विभाजन की आती है, राज्यों राज्यों की आती है, वहाँ पर भी एक सिचुएशन है। वो सिचुएशन कैसी है? वो सिचुएशन है धार्मिक राष्ट्रवाद को लेकर, एक अलगाववाद को लेकर, आतंकवाद को लेकर। इस मसले पर भी बातचीत करना ज़रूरी है। सोशल एनवायरमेंटलिस्ट प्रोफेसर विनोद चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक कई मसलों पर हमसे बातचीत की है, वास्तविक आज़ादी को लेकर बात की है। प्रोफेसर साहब, बात इस पर भी करेंगे, थोड़ा सा प्रकाश इस पर भी डालिएगा। आज जो कुछ भी हो रहा है आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, मैं जनता की बात करना चाहती हूँ, उसकी सोच की बात करना चाहती हूँ। ये धार्मिक मसले हों, राष्ट्रवाद के मसले हों, आज सिचुएशन जो हम देख रहे हैं कि अगर हमें बोलने की आज़ादी भी है तो कुछ भी बोला जा रहा है, नेतागण कुछ भी बोल रहे हैं, राजनेता कुछ भी बोल रहे हैं, आम जनता भी कुछ भी बोल रही है। एक तरीके से इसका अधिकार, ये जो हमें हक मिला है वो सही भी है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इस हक का बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग भी हुआ है और उसी वजह से आज सामाजिक तौर पर हम अलग हो रहे हैं, हमारी सोच अलग हो रही है धर्म को लेकर? देखिए, धर्म एक बहुत ही निजी मसला है और जब आप धर्म की बात करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल दो-धारी तलवार के तौर पे आप कर सकते हैं। आप धर्म का इस्तेमाल करके लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उनको रोज़गार दे सकते हैं, उनको शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बता सकते हैं, उनको ये बता सकते हैं कि आपको ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए और कैसे नहीं जीना चाहिए। और धर्म का इस्तेमाल करके आप लोगों का कत्ल भी करवा सकते हैं, आतंकवाद भी फैला सकते हैं, धार्मिक दंगे भी फैला सकते हैं, उन्माद भी फैला सकते हैं। तो धर्म एक दो-धारी तलवार है। इसका इस्तेमाल कब कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब हम कॉन्शियस हों, और हमारा कॉन्शियसनेस तब आएगा जब हम एक नागरिक के तौर पे इस देश में रहते हों। आज के दिन अगर आप नागरिकता की बात करें तो पेपर में सब नागरिक हैं। असल में नागरिक वो होता है जो अपने धर्म, जात, संप्रदाय और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के अगर वो अपने आप को उस देश का नागरिक समझे। बिल्कुल। आज के दिन आप किसी से पूछ लीजिए, वो बोल रहे हैं मैं तो जाट हूँ, गुज्जर हूँ, नाई हूँ, बामन हूँ, फलाना हूँ, दिमकाना बिल्कुल हूँ। बिल्कुल सही। और हाँ। अगर आप उनसे ऊपर उठेंगे तो बोलेंगे मैं फलाने स्टेट से, दिमकाने स्टेट से। हाँ। तो जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट है वो अभी तक हमारे देश में पूर्णतः लागू नहीं हुआ है। और वो लागू क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हम हाईली एथनोसेंट्रिक हैं। सोशियोलॉजी की भाषा में कहें तो एथनोसेंट्रिसिज्म का सिंपल मतलब ये है कि माइन इज़ बेटर देन योर्स, कि मेरा धर्म तुमसे अच्छा है, मेरी जात आपसे अच्छी है, मेरा शिक्षा आपसे अच्छी है, मेरे संस्कार आपसे अच्छे हैं, मैं अगर वेजिटेरियन खाना खाता हूँ तो आपसे ज़्यादा अच्छा हूँ, आपसे ज़्यादा शुद्ध हूँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो आप बेकार आदमी हैं, अगर आपका पहनावा अगर सलवार सूट पहन रहे हैं या ऐसा वैसा कुछ पहन रहे हैं तो आप अच्छे हैं, अगर आपने किसी टी शर्ट पहन लिया, जीन्स पहन लिया तो आप ख़राब हैं। तो हर चीज़ को हम एथनोसेंट्रिक वैल्यू सिस्टम के ऊपर परखने की और कसने की कसौटी पे कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक गलत तरीका है। आपका अपनी मर्जी होना चाहिए कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, किस धर्म को मानेंगे या किसी धर्म को नहीं मानेंगे, या किस जात के चक्कर में तो हमें बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। जात एक डिवाइड करने का तरीका है, लेकिन इंडिया में जात के बगैर कोई भी काम होता ही नहीं है, है ना? हाँ। तो टिकट भी पॉलिटिकल पार्टियां जात के आधार पे बांटती हैं, हाँ। वोट भी जात के आधार पे मांगती हैं। बिल्कुल, तो सारा सिस्टम हमने करप्ट कर लिया है। हाँ। और हम नागरिक बनने की जो प्रक्रिया थी उससे दूर हट गए हैं। और जब तक हम नागरिक नहीं बनेंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता और हम तरक्की नहीं कर सकते। तो जो एथनोसेंट्रिक वैल्यू सिस्टम है उससे हमें बचना पड़ेगा। और एक नागरिक बनने की प्रक्रिया जो कि सबसे पहले स्टार्ट होती है हमारे एजुकेशन सिस्टम से, तो हमें फ्री, यूनिवर्सल और बेसिक एजुकेशन को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि हमारा देश उस एजुकेशन के सिस्टम को लेके आगे बढ़ पाए, ना कि बैकवर्ड जा पाए। तो जिस तरीके से अभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां मैनेज की जा रही हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि एक पॉजिटिव अपवर्ड मोबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इसे कंट्रोल किया जा रहा है?
इसको कंट्रोल भी किया जा रहा है और बर्बाद भी किया जा रहा है। हाँ। और इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि इसको कांग्रेस बर्बाद कर रही है या बीजेपी कर रही है। हाँ। सभी पार्टियां कर रही है, इवन क्षेत्रीय दल भी कर रहे हैं। अच्छा। मैं सभी स्टेट का डेटा निकाल के देख रहा था। हर स्टेट में स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हर स्टेट में 2-2, 3-3, 4-4 लाख टीचर नहीं है। हर स्टेट में प्रोटेस्ट आप कर रहे देखेंगे मिड डे मील के नाम पे बच्चों को कुछ भी खिलाया कुछ जा भी रहा है, खिलाया या जा रहा है। उनको मिड डे मील के चारों तरफ चक्कर कटवा के घर भेज दिया जाता है। टीचर्स की ड्यूटी लगा दी जाती है पशुओं की गणना करने में, या बाहर कोई टॉयलेट ना जाए उसके लिए सीटी बजाने में। ये एक टीचर का काम नहीं है। टीचर का काम है देश के लिए एक अच्छे नागरिकों को तैयार करने का, और वो तैयार करने का टाइम ही टीचर को नहीं दिया जा रहा है। पहले तो क्लास में टीचर हैं ही कम। मैं पंजाब के एक स्कूल में गया, वहाँ पे कम से कम 12 टीचर होने चाहिए थे। एक ही टीचर है, वही मिड डे मील बना रहा है, वही पशु गणना कर रहा है, वही बच्चों को खाना खिलवा रहा है, वही प्लेट धुलवा रहा है, वही उनके नाखून चेक कर रहा है, वही कपड़े जूते चेक कर रहा है, वही उनकी इनफैक्ट कई स्कॉलरशिप। स्कूलों में ऐसा सिचुएशन है कि छोटे छोटे बच्चे भी यही काम कर रहे हैं। हाँ, करना पड़ेगा उनको। क्या करेंगे? अगर स्कूल को रन करना है तो उनको कुछ भी करना पड़ता है। मैं देखा कि हमारे स्कूल में भी, मेरे गांव में जो स्कूल है वहाँ पे भी मात्र एक ही टीचर बचा हुआ है। वो पौधे भी वही लगवा रहा है, खाना भी वही बनवा रहा है, पशु गणना भी वही कर रहा है। तो उसके पास उतना टाइम ही नहीं बचता है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। और सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ा रहा है, वही मैथ पढ़ा रहा है, वही साइंस पढ़ा रहा है, वही इंग्लिश पढ़ा रहा है, वही हिंदी पढ़ा रहा है, वही उर्दू पढ़ा रहा है। तो कैसे बात बनेगी? तो बेहतर स्वस्थ लोकतंत्र कैसे बनेगा? तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जापान का एग्जाम्पल और फिनलैंड का मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। फिनलैंड में मैं खुद जाके देख के आया हूँ इन सब चीज़ों को। जी। वो प्राइमरी एजुकेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं। प्राइमरी टीचर को एक जज से भी ज़्यादा, एक प्रोफेसर से भी ज़्यादा उनको सैलरी मिल रही है, क्योंकि उनको पता है प्राइमरी टीचर नेशन बिल्डर हैं। वो बच्चों को इस तरीके से ट्रेंड करते हैं। उनमें फॉरेस्ट किंडरगार्टन का एक कॉन्सेप्ट है कि जंगल में बच्चों को लेके जाए, प्रकृति को समझें, फिर समाज में लेके जाएं, फिर वहाँ पे समझें, लोगों से बातचीत करवाएं। 7 साल की उम्र तक कॉपी पेन पकड़ना नहीं सिखाते हैं वो ये सिखाते हैं कि आपको बातचीत कैसे करना है, आपको लोगों को महसूस कैसे करना है, किस तरीके से आप ऐसा ज़िंदगी जिएं कि आप किसी से डिस्क्रिमिनेट ना हो और ना आप किसी को डिस्क्रिमिनेट करें। वो बताते हैं कि आपको ये छोटे छोटे डिफरेंसेस, जो धर्म, जात, संप्रदाय, चमड़ी का कलर, वहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है कि ब्लैक और वाइट का, तो उन सारे मसलों के बारे में उनको बचपन में ही सिखा और समझा दिया जाता है। और एक बेहतर नागरिक बनने के लिए उनको सारी वो चीज़ें, वो फैसिलिटी दी जाती हैं जिससे वो एक अच्छा नागरिक बने। लेकिन हमारे यहाँ पे स्कूल के नाम पे उनको वही ABCD, वही कह गए, और सारी चीज़ें वही रटाने वाली बता दी जाती हैं, और सारे उम्र वो नंबर के फेर में फंसे रहते हैं। अगर क्वालिटी नहीं है बच्चे में तो वो नंबर से क्या करेगा? उसका 90% नंबर आ रहा है या 100% आ रहा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अभी एक मैं UPSC के देख रहा था। UPSC जो हमारा देश का प्रेस्टिजियस एक एग्जाम लेने का तंत्र है, वहाँ से निकले हुए IAS, IPS ब्यूरोक्रेट और जो अपने ये SDM वगैरह हैं, उनमें बहुत सारे लोग सुसाइड कमिट करते हैं। छोटी छोटी बातों पे उनका दिमाग खराब हो जाता है और वो बहुत ही गलत हरकतें करना चालू कर देते हैं। इतने सारे सुसाइड हो चुके हैं, इतने सारे करप्शन के बड़े बड़े केसेस हो चुके हैं। वो क्यों हुए? इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से निकलने के बाद, इतनी अच्छी जॉब पाने के बावजूद भी वो फ्रस्ट्रेट क्यों हैं? क्योंकि उनके एजुकेशन में वैल्यू इन्फ्यूज़ नहीं किया गया। उनको एथनोसेंट्रिसिज्म के बारे में नहीं बताया गया कि आप किस तरीके से ज़िंदगी जिएंगे और किस तरीके से आपको कुछ गलत कामों में इंगेज नहीं होना है। तो हमारे लिए पैसा भगवान बनता जा रहा है। पैसे के लिए हम ज़िंदगी जी रहे हैं, पैसे के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो नौकरी के लिए पढ़ाई करेंगे तो आप नौकर ही बनेंगे, आपकी मेंटलिटी उससे ऊपर नहीं जाएगी। पढ़ाई होता है आपको एक थिंकिंग बीइंग बनाने के लिए, आपको एक ऐसा नागरिक बनाने के लिए जो आप सोचें, समझें, बुद्धि का इस्तेमाल करें, असली सवाल पूछें, अपने नेताओं को मजबूर करें कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो फिर NSA लगा दिया जाता है, कई धाराएं लगा दी जाती देखो हैं। ये मैं क्योंकि प्रोफेसर साहब मैं ये देख रही हूँ कि हर जो प्रॉब्लम है उन सब का कनेक्शन कहीं ना कहीं राजनीति से ही जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अब जैसे आप भगत सिंह की डायरी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि यू डिसाइड योर पॉलिटिक्स और बी रेडी टू बी गवर्न बाय इडियट्स। अपना राजनीति खुद से डिसाइड कर लीजिए, या आप बेवकूफ़ों और जो कंजर किस्म के लोग हैं उनसे अपने आप को गवर्न करने के लिए रेडी हो जाइए।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर बंदा हमारे जो देश में पैदा हो रहा है वो एक राजनीतिक कॉन्शियसनेस के साथ में बढ़े। अगर उसके पास राजनीतिक कॉन्शियसनेस है तो वो राइट सवाल पूछना चालू कर देगा, और सभी अगर राइट सवाल पूछेंगे तो फिर राइट काम होना चालू हो जाएगा। मैं राजनीति पे क्यों जोर देता हूँ? जब बच्चा पहली बार रो के दूध मांगता है तो वो राजनीति कर रहा होता है, वो अपने अधिकार को मांग रहा होता है अपनी माँ से कि मेरा राइट है आपको दूध पिलाने का, राइट। है ना? तो अगर आप अपने राइट को असर्ट करना नहीं जानते हैं तो आप ड्यूटीज़ को ज़्यादा देर नहीं निभा पाएंगे, और ड्यूटीज़ और राइट का एक अच्छा कम्बिनेशन ही हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है। तो ड्यूटी और राइट को हम इस तरीके से कंबाइन करें राजनीतिक कॉन्शियसनेस और राजनीतिक चेतना के साथ में कि हम एक अच्छे नागरिक का निर्माण कर पाएँ जो सही सवाल पूछने में पारंगत हो, और अपने इंस्टीट्यूशन और नेताओं को ये बता पाए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं, ये विशेष प्रोग्राम हमारा यूं ही जारी रहेगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या फिर राजनीति एक जो है वो समावेशी नहीं बन सकती? देखो, भारत में? राजनीति समावेशी नहीं बनेगी, बन सकती है लेकिन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां चंदा लेती हैं उसमें सारे ही एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। उसमें केजरीवाल भी शामिल है, मोदी जी भी शामिल हैं, राहुल गांधी भी शामिल है, और सब कोई, बाकी सब पार्टियां भी। वो क्या करते हैं, उनका चंदा कहाँ से आ रहा है वो बताने के लिए राजी नहीं है। आपके अकाउंट में 10 पैसे भी आए तो आप उसको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के अकाउंट में कितना भी पैसा आए, चाहे वो आतंकवादियों से आ रहा है, चाहे फॉरेन फंडिंग हो रही है, चाहे किसी विदेशी ताकतों से आ रहा है, चाहे किसी विदेश की कंपनियों से आ रहा है, और वो उनको फंडिंग करते जा रहे हैं और बदले में अपने लिए पॉलिसी बनाते हैं। जैसे विदेशी कंपनियां हैं, वो अगर चंदा दे रहे हैं किसी राजनीतिक पार्टी को तो बदले में अपने लिए पॉलिसी बनाएंगे, और पॉलिसी का सिंपल मतलब है कि वो लीगल तरीके से हमारे देश की जनता को लूटने का अधिकार चाहते हैं। तो जब तक ये चंदे का घोटाला क्लियर नहीं हो जाता, इसमें एक रूल था FCRA, जिससे ये पता लगता था कि कौन राजनीतिक पार्टी को क्या चंदा जा रहा है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने मिल के अंदर खाते उसको सेटल कर लिया, और प्रीवियस डेट से ये कंफर्म कर दिया कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमारा चंदा कहाँ से आ रहा है। तो अगर आपको लीगल तरीके से घोटाला करना हो तो राजनीतिक पार्टी रजिस्टर करवा लीजिए, उसमें आप अनलिमिटेड फंडिंग ले सकते हैं, और उसका क्या करेंगे उसका भी कोई हिसाब किताब आपको देना नहीं है। उसके साथ साथ में राजनीतिक जो पत्र इन्होंने किए हैं कि आप अनामिक होके बेनामी तरीके से आप उनको फंडिंग कर सकते हैं, वो भी एक बड़ा घोटाला है। तो राजनीतिज्ञों से मेरी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। उसके बाद में जिन कॉरपोरेट से वो चंदा लेते हैं, हाँ। जिन कॉरपोरेट से चंदा लेते हैं, जाहिर सी बात है कि उन्हीं का आगे वो वीणा बजाएंगे। जैसे पॉलिटिकल पार्टियां एक से दूसरा इलेक्शन जीतने के लिए काम कर रही हैं आज के दिन, और जब वो इलेक्शन जीतने के मूड में रहती हैं तो उनको बहुत बड़ा फंडिंग चाहिए। पिछले इलेक्शन में 60,000 या 80,000 करोड़ रुपया, ऐसे इम्पॉसिबल फिगर जो हम सोच ही नहीं सकते हैं कि 80,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, इतने रुपया तो वो पॉलिटिकल पार्टी जीतने के लिए लगाती है। अगर उनको ये फंडिंग जिसने दिया है वो जीतने के बाद वापस भी चाहेगा तो वो माइनिंग के ठेके लेगा, वो गलत तरीकों से शराब बेचने के ठेके लेगा, गलत तरीके से सड़कों के ठेके लेगा। इसीलिए आपको हर किलोमीटर चलने के लिए आप 2 रुपये किलोमीटर का आप टोल टैक्स पे कर रहे हैं अभी। तो ये सारा जो घोटाला है वो लीगल तरीके से हो रहा है। इसलिए मुझे जो उम्मीद है वो हमारे नागरिकों से है। नागरिक जब तक कॉन्शियस नहीं होंगे, जब तक उनकी राजनीतिक चेतना ऊपर नहीं उठेगी, तब तक वो असली सवाल नहीं पूछ पाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल पूछना चाहिए मीडिया को। मीडिया, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे चैनल स्मोक स्क्रीन चलाए रहते हैं। स्मोक स्क्रीन का आम जनता के लिए मैं बताना चाहूँगा मतलब सिंपल है कि वो ऐसी खबरें प्लांट करते रहते हैं कि स्वर्ग में सीढ़ी लग गया, अप्सराएं आ गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, हमें आज़ादी इससे भी चाहिए, नोट में चिप लग गया। तो बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े टीवी चैनल इस तरीके की भ्रामक खबरें फैलाते रहते हैं। उससे क्या होता है कि जो असली खबर है उनका स्पेस गायब हो जाता है। वो ये नहीं पूछेंगे कि रोजगार क्यों नहीं है, इकोनॉमी डाउन क्यों जा रही है, रुपया क्यों गिर रहा है, हमारे देश के लोगों की पेट में खाना क्यों नहीं है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही है। तो जो असली खबरें हैं उनके ऊपर वो बात ही नहीं करते। रेदर देन कि हम इसी में भ्रमजाल में फंस कर रह जाते हैं कि राजनीति का तख्ता पलट हो गया,
इसकी सरकार आ गई या इसकी सरकार आ गई, कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, इस मंत्री को क्यों नहीं शामिल किया गया। कुल मिलाकर इतना कहा जा बिल्कुल। सकता है कि आजादी हमें इन भ्रमित खबरों से भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल चाहिए। और इसके साथ साथ में जो धर्म और जात हमारे देश में ऐसा कॉकटेल है जिसको इस्तेमाल करती हैं पॉलिटिकल पार्टियां भी, जिसकी वजह से हमारे समाज में बहुत जहर गलता है। और जो सामाजिक जहर है वो हर जगह पे हमें क्लियरली विजिबल नजर आता है कई बार। आप दिल्ली के दंगे देख लीजिए, गुजरात के दंगे देख लीजिए, और कहीं के भी दंगे देख लीजिए, उसमें एक धार्मिक उन्माद और एक जातिवादी व्यवस्था का एक ऐसा मेलजोल आप देखेंगे जिसकी वजह से हमारा देश बर्बाद हो रहा है, जिसकी वजह से जो नागरिक हैं आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे। रिसेंट एग्जाम्पल, एक जो दलित बंदा था उसने मूछें रखी और वो बुलेट बाइक का इस्तेमाल करता था, ठीक है, तो उसको मार दिया जाता है। हाँ। राजस्थान में आप सैकड़ों ऐसे केसेस देखेंगे जहाँ पे घोड़ी पे चढ़ के कोई दलित दूल्हा है वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं जा सकता है, वेडिंग में नहीं जा सकता है। इस तरीके की आप 50 जगह देखेंगे जहाँ पे आप जो जाति व्यवस्था है उसकी वजह से बहुत सारे काम लोग नहीं कर पाते हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा मसला है, नैतिक पतन, आई वुड से जी। और इस नैतिक पतन का कौन जिम्मेदार है, तस्वीर आपके सामने ही है। वास्तविक आजादी हमें सबसे चाहिए, जिस पर चर्चा आज हमने इस विशेष प्रोग्राम के माध्यम से की है। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यही कहूंगी कि जिस वास्तविक आज़ादी की आज हम कामना कर रहे हैं वो हमें ज़रूर मिले। एक मैसेज जो हमारे व्यूवर्स को आप देना चाहें। देखिए, मैं सभी दर्शकों को सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी चेतना को बढ़ाना चालू कर दीजिए, कॉन्शियस हो जाइए, असली और नकली के भेद को आप पहचानना चालू कर दीजिए, और कभी भी जार्गन्स या जो जुमले होते हैं उनके चक्कर में मत पड़िए। असल में आपको पॉलिसी को स्टडी करना चाहिए, डेटा को स्टडी करना चाहिए, और ये जानना चाहिए कि असल में ग्रास रूट लेवल पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अगर आप ये नहीं जान पाते हैं तो फिर आप भ्रम जाल में ही फंसे रहेंगे। आपको भ्रमित करने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जा चुका है, उसी में फंसे रहेंगे। तो हमारा देश एक बहुत अच्छा देश है, यहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ है, और आप यहाँ पे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्शियस रहना और सत्ता से सवाल करने का जो एक मादा है वो रखना पड़ेगा ही। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने हवा, पानी और ज़मीन को संभाल लीजिए। अगर आप ये नहीं संभालेंगे तो आप स्वास्थ्य के साथ जिंदा नहीं रहेंगे। किसानों को जहर से खेती करना सिखा दिया गया है, और अभी हमें जहरीला खाना उगा के किसान दे रहे हैं। अगर हमने ऑर्गेनिक खेती पे ध्यान नहीं दिया तो हमारा न पानी बचेगा, न जल जंगल ज़मीन बचेगा। और जो बाबा नानक का कहना था, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, वो सपना कभी साकार नहीं हो पाएगा। तो एक स्वस्थ, बुद्धिमान और इंटेलिजेंट देश की जनता तभी बनेगी जब हमारा खाना पीना, हवा और कॉन्शियसनेस शुद्ध होगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। और उम्मीद यही कि वास्तविक आज़ादी की जो कामना वो हमें कभी ना कभी ज़रूर मिले। एक बार फिर से आपको इस आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।